नमस्कार, आशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 106 106। आज हमारे साथ हैं श्रीमती परमला सिंह, जो कि एक स्कूल निदेशक हैं, समाज सेवी हैं और सलाहकार भी हैं। साक्षात्कार के लिए समय निकालने में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सामान्यतः हम शुरुआत करते हैं परिचय से, तो संक्षिप्त में परिचय बस इतना है कि सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूँ। उसके बाद मेनली है कि हम जो परवरिश मेरी हुई वो जयपुर में हुई। पापा और ये ऑफिस है ना, ये जो ऑफिस जिसको बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, उसमें थे, सर्विस करते थे। और अभी जो रिटायर हुए वो बिल्कुल एक आईएएस इक्विवेलेंट रैंक होती है और डबल एओ उससे रैंक से रिटायर हुए थे। मम्मा हाउसवाइफ थी, बट मम्मा उस समय की जमाने की ग्रेजुएट लेडी थी। ग्रेजुएट लेडी उसमें बहुत कम मिलती थी और वो ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ था। तो उसका असर ये हुआ कि हम चारों भाई बहन थे। मैं हूँ, मेरी एक छोटी बहन थी, 2 भाई थे। चारों भाई बहनों की जो परवरिश हुई वो एक संस्कार वाले माहौल में हुई। आपकी एजुकेशन प्लस संस्कार आपको साथ साथ मिले, वो एक मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आज यहाँ तक आने के लिए। अच्छा, तो उसके बाद में आपका ससुराल इधर की शुरू करें? हाँ जी, ससुराल से शुरू करते हैं। जो पहले मैं थोड़ा सा भाई के बारे में बताती हूँ। मेरी सबसे छोटी की बहन है वो नासिक में है, वो बैंक में मैनेजर है आईसीआईसीआई में। जो 2 भाई हैं उसमें से एक रियल एस्टेट में है, अच्छा 15-20 साल का बहुत खासा अनुभव है उसका। और जो सबसे छोटा है वो मेडिकल कॉलेज बीकानेर में प्रोफेसर है मेडिसिन में, और बहुत अच्छा उसने अपना एक सेवा से नाम कमाया। वो सब हमारे माता पिता के आशीर्वाद का और हमारी मेहनत का। 2 बच्चे हैं मेरे अभी फिलहाल। एक बेटा तो है होटल बीटेक करके, होटल मैनेजमेंट करके ताज ग्रुप से, और वो आज मुंबई में जो सबसे बड़ा होटल है पूरे अपने इंडिया का, सेंट रेजिस नाम से, अगर आपने सुना हो तो। सेंट रेजिस, अच्छा। वहाँ पर उसको भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, और 1 साल उसको होगी जॉब करते हुए ये। और उसके बाद 5 स्टार होटल की चैन में आते हैं। बिटिया है वो एमबीबीएस करे, फाइनल ईयर में है। जी। पतिदेव के बारे में नहीं बताया आपने? पतिदेव के बारे में आपने पूछा है, बताते हैं। डॉक्टर जीएस कलवानिया, रिटायर्ड प्रिंसिपल एसके कॉलेज, और बहुत मेहनत और बहुत उन्होंने क्या बोलते डेडिकेशन के साथ अपना जो कार्यकाल निभाया, उसके लिए आई मस्ट सैल्यूट हिम। मुझे यहाँ से दिल से उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में जब कई बार हमारे घर में भी तकरार हो जाती थी कि आप बच्चों को समय नहीं दे रहे, मुझे समय नहीं दे, पर वो कॉलेज के लिए उन्होंने पूरा समय दिया। ये मुझे यहाँ से है कि उन्होंने पूरा अपने गर्व है इस बात का, तसल्ली भी है, संतुष्टि भी है, तसल्ली और खुशी भी है बहुत बड़ी कि उन्होंने बखूबी अपना कार्यकाल पूरा किया। बिल्कुल। अच्छा, तो आप एक ये वाटिका चलाती हैं जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और ये अभी कहाँ तक पहुँच पाई है? ये क्या राजेश जी, देखो ऐसा है कि सीकर में 15 साल पहले जब मेरी बच्चे या छोटे थे, 15-20 साल पहले, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ जब मैंने अपने छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल तलाश किया जहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों 2 से 3 से और 6 साल तक के हों, उनका 3 साल का बेस तैयार हो जाए। और उसके बाद वो बड़े स्कूल में जाए तो वहाँ पे बिल्कुल तैयार होकर जाए, उनके मन में यहाँ पर कोई टेरर नहीं हो कि बच्चे रोते रोते हाँ, स्कूल का फोबिया नहीं हो। तो मुझे मेरे बच्चों के लिए तो ऐसा स्कूल कोई मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो चलो ठीक है, मैं ऐसा स्कूल तैयार करती हूँ। तो फिर मैंने बचपन नाम से स्कूल शुरू किया, जहाँ पे सिर्फ 2.5 साल या 5 साल तक के बच्चे रहते हैं। उनको हम लोग आगे नहीं बढ़ाना था। जैसे जयपुर में कॉन्सेप्ट है कि आपका प्ले स्कूल अलग होता है, बड़ा स्कूल अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने वो माहौल तैयार किया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिना किसी फियर के, बिना टेरर के, एक पारिवारिक माहौल में बच्चों को हम लोग लेते हैं। और सिर्फ 100 बच्चों को मैं एडमिशन देती हूँ। मेरा शुरू का नियम है, चाहे कई बार मेरी किसी से थोड़ी सी लोग बुरा मान जाते हैं कि मैम आप एडमिशन नहीं ले रहे, हम आए। देखो 100 बच्चे मैंने स्टिक कर रखे हैं। हर क्लास में 20 बच्चे हैं, और उनको मैम तैयार करती हैं। और 3 साल के बाद तैयार होने के बाद वो राजेश जी ऐसे तैयार हो जाता है कि नॉट ओनली सीकर, आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्कूल में जाइएगा, फर्स्ट में वो बच्चे अपना एडमिशन ले लेते हैं। ये मेरी क्वालिटी। हाँ, जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्रों को बढ़ा लिया, भीड़ बढ़ा ली, वो नहीं, एक सीमा है। नहीं, मेरा शुरू से संसाधन के हिसाब से, हाँ, मेरा शुरू से मेरा था कि मुझे ये देना, तो क्वालिटी प्रोग्राम मेरा, मुझे ये करना है बस। इसके साथ मैंने क्या हुआ, 99% बच्चे तो जैसे वो रखती हूँ, अच्छे साउंड फैमिली से, आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारे जो है बिजनेसमैन हैं, अच्छे स्टफ लेती हूँ ताकि बच्चों की हैबिट अच्छी आए, अच्छे बच्चों की कंपनी हो। और 5-7 बच्चे मैं ऐसे जरूर पढ़ाती हूँ जो नीडी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास संसाधन नहीं, तो उनको मैं अपनी तरफ से फ्री पढ़ाती हूँ। तो ये कब से शुरू किया आपने? ये मैंने 2001 में 2001 में शुरू कर दिया था, आज 16 साल इसको। तो इनमें सहयोग किन किन का रहा साथ में? सहयोग मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला है। सबसे ज्यादा सहयोग तो मुझे मेरा स्टाफ उनका मिला है। देखिए, वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करते हैं, घर के माहौल में माँ की तरह बच्चों को रखते हैं। दूसरा सहयोग मिला है वो मुझे सारे जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स हैं, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला है। मुझे किसी ऐड की, मुझे किसी पब्लिसिटी की कभी जरूरत नहीं होती। वो एक बार जो है बच्चा पढ़ा लेते हैं, वही अपने 10 जनों को बोलते हैं कि आप बचपन में जाइएगा, अब इसका नाम वाटिका हुआ है 3 साल से, अब आप वाटिका में जाइए, आपको बच्चों को प्रॉपर केयर मिलेगी। बाकी ये स्थान है कहाँ? ये बसंत बिहार में है, सरकारी बैंक के पीछे। सरकारी बैंक के पीछे। अच्छा, आप बहुत सारे सामाजिक संगठन से भी जुड़ी हैं? जी। तो बताना चाहेंगे कौन कौन संगठन जुड़ी हैं,
कहाँ अगर सिर्फ रोल आपका? हम संगठनों के नाम लेना चाहें तो मुझे शायद खुद को भी ऐसा नहीं होगा, काफ़ी सारे हैं। देखिए, मैं मेनली तो मेरा स्कूल है जिसमें, दूसरी बात है मैं यहाँ पे सामाजिक सेवी हूँ, समाज सेवी हूँ, और तीसरा ये है कि यहाँ पे जो है बेटी बचाओ का ये गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रोग्राम चल रहा है मोदी जी का, उसमें यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। समन्वयक जिसको बोलते हैं, उसमें सदस्य ग्रुप में मैं काम कर रही हूँ। ये है एक महिला थाना है जो है ना यहाँ पे अपने इधर में रानी सती इधर आगे तोदी नगर के पास महिला थाना में यहाँ पे हम लोग काउंसलर हैं, CLG सदस्य हैं। जैसे जो तलाक के आपके पास केस आते हैं, जो भी समझाइश के लिए हम लोग उनके लिए SP ऑफिस में पहले हुआ करता था, अभी महिला थाने में होता है। अलायंस क्लब में मैं यहाँ पे सचिव हूँ, और व्यापार मंडल जो है हमारा जो सीकर का व्यापार संघ, उसमें मैं सचिव हूँ। प्लस इसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे NGO से जुड़े हुए हैं जो कि अपने आप शहर अपना खुद काम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें CFR एक NGO है, हम लोग बेटी बचाओ के लिए जगह जगह जाते हैं, गांव में जाते हैं, और लोगों को सिर्फ ये अवेयर करते हैं कि अगर आज आप बेटा पैदा कर लीजिए ठीक है, लेकिन अगर आपने बेटी को मार दिया तो फिर आप कल उस बेटे के लिए बहू कहाँ से लाएंगे, घर कैसे चलाएंगे। उनको साक्षरता के लिए अवेयर करती हूँ। प्लस मेरा इसमें साथ साथ बीच में मेरा रहता है कि जैसे बीच में हम लोग गांव में जाके हम बच्चों को जैसे आखिर ज्ञान कराते हैं, और जितना हो सकता है उतना मैं बुक्स वगैरह अपने पास से देके सारा करके, तो इस तरह का हम लोग कई चीज़ों से ऐसे जुड़े हैं कि जिसमें लगता है कि हमें जितना हम लोगों के पास जाके उनको हम लोग किसी भी रूप में, आपके पास राजेश जरूरी नहीं कि आपके पास दौलत है तब आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा विचार है, आपके पास अच्छा दिल है काम करने के लिए, तो आप बहुत रूप में लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे कई संगठनों से इस तरह से मैं जुड़ी हूँ। तो ये सीकर जिले के अंदर ही है ना? जी, सीकर जिले के अंदर। अच्छा, इसमें तो खुद पैसा, कई बार पैसा भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो पैसा क्या होता है कि जब हम लगा के अगर जिन चेहरे पे खुशी देखते ना, तो फिर वो कुछ नहीं होता कि हमने कुछ पैसा लगाया नहीं लगाया। आपका कहीं आप जाइए, आपके ऊपर मैं लेती हूँ, आप जाएंगे, आपको कोई बच्चा दिख रहा है, सामने बैलून वाला जा रहा है, आपको लग रहा है बच्चा बहुत मायूसी से उस बैलून को देख रहा है, तो आप उतरेंगे मोटरसाइकिल से 4 बैलून लेके बच्चे को दे देंगे, और उस समय जो बच्चे के चेहरे पे जो हंसी आएगी, जो मुस्कान आएगी, उसको देख के आपको यहाँ से खुशी होगी, आपको पैसा मैंने नहीं रखेगा। ये मेरा काम है। जब अगर इंसान खुश होता है तो उसमें अगर कोई नेक काम में पैसा जाता है तो वो पैसा का जाता है। बच्चे फूल के समान होते हैं। बिल्कुल। तो उनकी परवरिश बड़ी नाजुकता से करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी जो है लापरवाही बच्चे को दूसरी तरफ ले जाती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अधिकांश माता पिता इस बात को नहीं मानते हैं, वो सख्ती दिखाते हैं या लापरवाही भी बरतते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और अगर कुछ बच्चे का उल्हान आता है तो उसके साथ हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा कहाँ तक चला जाता है बाद में? देखिए, ये है कि आजकल क्या, जैसे मैं इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी करके मैंने जैसे डिप्लोमा किया था, तो मैं चाइल्ड काउंसलर भी हूँ यहाँ पे, सोशल के साथ साथ चाइल्ड काउंसलर भी हूँ। तो बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। तो मैं तो शुरू से उन पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, शुरू में चाहे भले ही आप दोनों हाउसवाइफ नहीं हो, आप दोनों ना मतलब जॉब करते हैं अपना अपना, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को भी टाइम दीजिए। बच्चा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कब बनता है उसका बिहेवियर, जब उसको पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिलता। वो उसको सारे टॉयज ला के दे देंगे, सारे खिलौने ला देंगे, सारी सीढ़ी से घर भर देंगे, मोबाइल कंप्यूटर सब कुछ उसके पास होगा, बट उसको चाहिए पेरेंट्स का टाइम। जब आप पेरेंट्स का उनको टाइम नहीं मिलता, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उदंडी हो जाता है, आपकी बात नहीं मानता, जिद्दी हो जाता है, नोटोरियस हो जाता है, और उसके बाद अगर आप धीरे धीरे उससे फिर भी इग्नोरेंट रहेंगे तो उसका बिहेवियर फिर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, फिर उस समय उनके साथ सख्ती करेंगे तो फिर बच्चा विद्रोही हो जाता है। हम वैसे तो कहते हैं कि बेटी और बेटे बराबर हैं, लेकिन काफ़ी जगह में देखने में आता है कि परिवार पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उसके बावजूद भी बहू को जो है बेटी के लिए प्रताड़ित करते हैं। जब बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं हुआ, या दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। और काफ़ी जगह ऐसा भी देखने में आया कि दहेज इस कानून का काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ है, काफ़ी परिवार बर्बाद हो गए। बहू आते धमकी देती है कि मैं आपके पंजे बनवा दूंगी, जेल में डलवा दूंगी, तो सास ससुर जब बेचारे हिलते हैं उनके सामने, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि कई बार ये समझ में नहीं आता है कि केस है किस तरह का। बिल्कुल। हाँ, तो जब आप सलाह देती हैं, काउंसलिंग करती हैं, ऐसे मामले आए जो काफी पेचीदा रहे हैं? राजेश जी, बहुत ऐसे मामले बहुत आते हैं जिनको हम शुरू में बिल्कुल सीधा समझते हैं कि हाँ ये ठीक है, वो आके उनको यही एक पॉइंट आजकल एक नॉर्मल से पॉइंट हो गए, मार कुटाई करते हैं, हमसे दहेज मांगते हैं, हमको खाना नहीं देते, हमको गालियां देते हैं, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे उसके बाद फिर उसकी गहराई में जाने के पता चला कि जब उनसे अलग से बात करते हैं, पत्नी से अलग रहना चाहती है, फिर उनके पति से बात की, उनके घर वालों से बात की, तो उनकी जो दैनिक दृष्टि देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है वास्तव में इस कानून का कहीं बहुत जगह
इसका दुरुपयोग भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी बात नहीं मानो आते, ठीक है, उनकी मांगे नहीं मानो लड़कियों की या बहू की, तो सीधा उनको ये रहता है अपने पति के ऊपर कि हम तुमको इस केस में लगा देंगे या तुमको इस केस में तुमको आगे फंसा देंगे, और या तो आप ये वाली बात मानो। तो इसमें दुरुपयोग तो होता है निसंदेह, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे आज भी किसी केसेस में देखते हैं कि वास्तव में जेन्युइन केस भी होता है, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, और फिर एक बार वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, लेकिन फिर धीरे उनको समझाइश करके दोनों के मनमुटाव दूर करके बहुत सारे केसेस हैं जो कि तलाक के जाने तक हमने बचाया। अच्छा, एक बात और, पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस का काम क्या होता है कि समझाइश होता है अगर परिवार टूट रहा हो वहाँ, लेकिन काफी जगह क्या होता है कि पुलिस जो है समझाइश उस मामले से कि अन्याय हो रहा लड़के के साथ, अन्याय हो रहा है लड़की के साथ, प्रेमी है, दो भागे उनके साथ, लेकिन उस मामले में पुलिस क्या करती है, अति सक्रियता दिखाती है और जबरदस्ती उनको लड़की को उसी जगह भेजते हैं जहाँ से वो आई होती है, और उसके महीने पर पता चलता है कि घर वालों ने उनको मार दिया। तो ऐसी, या कई बार क्या होता है कि पूर्व में सूचना दे दी जाती है कि हमें जाना खतरा है, लेकिन पुलिस फिर भी जो है उसमें रुचि नहीं दिखाती और डांट डपट के भगा देती है। कई बार क्या होता है, औरतें जो खुद पीड़ित होती हैं गलत कामों से और वो थाने में जाती हैं, तो उनके साथ वहाँ उनसे दुगुना अत्याचार होता है। कई थानादार वगैरह ऐसे होते हैं, और कई बार अत्याचार ऐसा नहीं होता है, हॉस्पिटल के चक्कर काटना वगैरह वगैरह उनमें दुखी हो जाती हैं। तो जो पीड़ा उन्हें हुई होती है उससे काफी गुना तब उन्हें महसूस होती है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था एक तरफ वो जो अपराधी है साथ बैठा रहता है कोर्ट में, उसी बेंच पर बैठा रहता है, उसी बेंच पर पीड़ित बैठी रहती है, और काफी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप क्या लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ त्वरित गति आनी चाहिए प्रक्रिया में? देखिए, ऐसा है कि मेरे मतलब आप लकीली कह लीजिए या कैसे भी कह लीजिए, मेरी अभी तक मेरी नजर में ऐसे केसेस नहीं है, कोई भी नहीं है जिसमें पुलिस से प्रताड़ित हो या अतिक्रियाशीलता दिखा के उसको जैसे लेके आ गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोगों बिल्कुल बहुत खुले से केस होते हैं कि वहाँ साफ लग रहा होता है कि यहाँ पे है पत्नी जाना नहीं चाहती तो उसको पर इल्जाम लगा के ये यहाँ पे इसके साथ अलग होना चाहती है या वास्तव में प्रताड़ित हो रही है, मतलब तो उसको हम लोग थोड़ा समझाते हैं, उनके घर वालों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ऐसा केस मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक हमारी नजर में नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर देखो सबकी जो भूमिका है ना, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो कोर्ट की हो या लड़की के पेरेंट्स की हो, किसी की भी हो, सबकी भूमिका अपनी अगर सकारात्मक हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी प्रॉब्लम किसी भी जगह किसी परिवार में आएगी। ये जो व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल में आप हैं सचिव है ना, तो कभी क्या होता है कि किसी जैसे आयकर वाले या जैसे कि वो फूड वाले वो छापा मारते हैं कि नकली चीज पकड़ ली है। अब एक जगह छापा मारते हैं, पूरे जो मार्केट वाले बंद करके चले जाते हैं, हड़ताल करते हैं जी हमें पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक जगह मारे, दो जगह छापा मारे, दिवाली पर वो भी खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन ये लोग सारे बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसे कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर ये ईमानदारी है तो ये बाकी लोग बंद करके क्यों भागते हैं? नहीं, बिल्कुल भागना तो नहीं चाहिए, तो फिर बंद करके चले जाते हैं लोग। लेकिन आम जन पर देखिए अगर वास्तव अगर ऐसा करते हैं, देखिए उनके पीछे उनकी कुछ मंशा कुछ होती होगी। बाकी व्यापार वाला अभी अपना तो खैर इतना है, देखो हम जो हमारी जो रिलेटेड चीज है ना, हमारी ये है कि हमारे जो भी व्यापार की प्रॉब्लम है ना, जैसे उनकी कहीं पे शौचालय नहीं है पूरे, जैसे अभी हमने पीछे मिशन चलाया था, जीवन खान जी को भी हमने अपना वो दिया था प्रेस नोट कि पूरे यहाँ पे तबेले से लेके यहाँ तक कहीं कोई शौचालय नहीं लेडीज के लिए। गाँव से बेचारी आती है, खरीदारी करनी आती है, तो शौचालय हो, प्लस ये कि आपकी जहाँ जो भी जिस तरह की मनो प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, जैसे यहाँ ये है ना अपना अतिक्रमण की है, ये इनसे निजात पाए ताकि आराम से खुला मार्केट हो, खुला हो जाने वाला, आवारा पशु घूमते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह की आती है। तो ये हम थोड़ी सी जाके बीच में उठाते हैं, और अभी तक हमारा ये है कि हमने 2-3 जो मांगे उठाई थी, इनकी आवारा पशु की उठाई थी, शौचालय की उठाई थी, उसमें जीवन खान जी ने कहा कि बिल्कुल अभी जो आएगा इसमें बजट में आते हैं आपके 3 शौचालय या 4 शौचालय या 1 या जितना भी बनेगा शौचालय आपके बना के देंगे, और अब आगे से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आवारा पशु को भी इन्होंने बीच में किया था ना, अभियान चलाया था, आपको भी ध्यान होगा, अपन कलेक्टर के भी गए थे अपन सभा की, उस समय भी वो ये था कि हाँ आवारा पशु को शायद वो कोई गौशाला या ऐसा कुछ कहीं कुछ उनका विचाराधीन है कि किसी के लिए जमीन या कुछ ऐसा, वो कुछ उस समय सुन रहे थे कि अलॉटमेंट कुछ जमीन का होगा, फिर फतेहपुर के आसपास यहाँ ऐसा कुछ है। तो मतलब ये हम जो मेन व्यापारी और जनता को जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका हम लोग निराकरण करने का कोशिश करते हैं पूरी ये है। और बाकी तो मेरा इसके अलावा मेरा जो मेन जो रहता है ना, वो मेरा रहता है लोगों का काउंसलिंग का। मतलब मुझे रहता है आज हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है। कोई एक केस जिससे आप बड़ी जैसे कि अंदर से हिल गई हो, ऐसा कोई केस काउंसलिंग आया हो आपके पास, याद हो आपको? हाँ, मैं आपको बताऊं, लेकिन क्या हम लोगों में क्या होता है, फर्स्ट हमारा नियम होता है, हमें ना उनका नाम तो बताते नहीं, पहचान, हाँ, बट केस का मतलब ये है कि केस मेरे पास इस तरह से आता है कि उनकी बहुत अच्छे से पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से पैसा लगा के, खूब पैसा लगा के उसकी शादी की थी, बहुत अरमान थे, बच्ची को भी बहुत पसंद था वो लड़का, लेकिन ऐसा क्या मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे विदिन 6 मंथ बाद वो बच्ची मेरे पास आके ये बोली कि मैम अब मुझे जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब आप समझ जाइए वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे एकदम शॉक्ड हुई, मैंने कहा इसके फेसबुक में मैंने इतनी सारी फोटोज देखी थी, इतना सारा इनका ये कि वहाँ घूम रहा है, ये कर रहा है, मतलब इतना एक अटैचमेंट बॉन्डिंग थी इनकी, अच्छी बॉन्डिंग थी,
ऐसा क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे 1 विजिट में, 2 विजिट में, 3 सिटिंग में मुझे पता चला कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको बच्ची थी, वो घर में अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। तो उसको माँ बाप ने बिल्कुल ऐसे हाथों पे जैसे पालते हैं वैसे उसको पाला था, बिल्कुल हर इच्छा पूरी करनी, हर डिमांड पूरी करना। और वहाँ पे जाकर उसकी जैसे सिस्टर्स थी, उनके हस्बैंड की 2 सिस्टर थी, माता पिता थे, तो उनको उसको हर समय जैसे मानो कोई बात है उसमें कुछ उन्होंने बोल दिया तो उसकी टॉलरेंस पावर बिल्कुल उस बच्चे की 0 थी। उसके बाद उस 0 टॉलरेंस पावर के कारण उसको ये हो गया कि मुझे यहाँ पे घर में कोई भी कुछ कहता है तो क्यों कहता है, और मेरी इज्जत नहीं है। हाँ बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, मुझे वापस अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। माँ से बात की तो माँ बोली बेटा तुम्हारी शादी कर दी तो तुमको एडजस्टमेंट तो करना ही है। तो उसके बाद उसको ये लगा कि मेरी तो जिंदगी बेकार है, माहौल में ढल नहीं पाई ना, ढल नहीं पाई। तो मैं आज ये कह रही हूँ, मुझे इतनी फूल सी बच्ची, अगर वो भगवान का बहुत अच्छा हो कि वो मेरे पास आ गई, वो नहीं आती तो मुझे लगता है वो डिप्रेशन में जा सकती थी, या वो नींद की गोलियां लेके कुछ करने का वो सोच रही थी, बोली थी मैंने ऐसा ऐसा कर सकती हूँ, या मैं स्लीपिंग पिल्स ले सकती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपका सॉल्यूशन ये है कि एक बार पहले अपने आप को बिल्कुल फ्री होकर सोचो, फ्री होकर सोचो कि आपका घर आपकी मम्मी थी, आपके पापा थे, ठीक है। अगर आपका भाई होता, सपोज आपका भाई होता, आपका भाई नहीं आपका भाई होता, और यहाँ पर अगर आपकी भाभी आती है आपसे परेशान होकर वो ऐसे करती, तब आपको कैसा लगता। फिर उसके समझ आया कि हाँ, मैंने कहा वो भी किसी की बेटी होती है, आप भी किसी की बेटे हैं, थोड़ा सा आप झुकिए। मैंने कहा देखो बेटा, आप उसको बहुत अच्छा उदाहरण समझा है। तूफान आता है, बाढ़ आती है, जो बड़े बड़े वो खड़े रहते हैं, दरख्त खड़े रहते हैं, वो टूट जाते हैं, और जो छोटी छोटी घास खड़ी होती है नीचे खड़ी होती है, लेकिन वो ऐसे झुक जाती है तो बिल्कुल पानी उनके ऊपर से चला जाता है और वो बिल्कुल वापस खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा बेटा, टाइम हर का, जो कृष्ण थे, राम थे, उनका भी टाइम बुरा आया था, थोड़ा सा एक टाइम बदलता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी रखो, आप थोड़ा टॉलरेंस पावर रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपकी माँ है ना, उनको मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, अभी टाइम ज्यादा हो जाएगी मैं सुना नहीं पाऊंगी, आपने शायद सुनी होगी, एक चुटकी झर की कहानी थी। वो एक बेटी परेशान हो गई, पापा से कहती, पापा मैं सास से बहुत परेशान हूँ, मुझे ना ऐसा जहर दे दो जो मैं अपनी सासू को खत्म कर दूं। तो उसके पापा ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुझे जहर दे देता हूँ, लेकिन 1 चुटकी रोजाना डाल देना, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे शक नहीं होना चाहिए कि तू जहर डाल रही है, और तू ना रोज एकदम अच्छे से बात करना, हंस के उनके पैर दबाना, ये करना, दूध देना, पानी देना। तो ठीक है, वो चले गए, रोज 1 चुटकी डाल देती दूध में और खूब अच्छे से उसके पैर दबाती, सासू माँ ये सासू माँ वो करके। तो सासू माँ भी बड़ी खुश, अरे वाह मेरी बहू ऐसे कैसे हो गई। तो सासू माँ उसको और बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और इतना अच्छा माहौल उनके घर में हो गया। और जब वो चुटकी का इतना सा बच्चा, बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई, इतना सा बच्चा, लास्ट दिन वो डाल रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मेरी सास माँ कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है, और मैं इसके लिए जहर लाके आज इसको, बस ये मरने वाली है। तो भागी भागी पापा के पास गई और बोली, उसके पापा वैद थे, वो बोली पापा मैं तो उनको मारना नहीं चाहती, मेरे से क्या गुनाह हो गया, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं नहीं समझ रही मैं उनको भूल की थी। तब उसके पापा ने कहा बेटा वो जहर नहीं था, वो तो मैं तुझे सिर्फ एक नमक दिया था, कुछ नहीं था, तुमने अपने व्यवहार चेंज किया तो वो भी चेंज हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर चेंज करेंगे अपने आप को तो आगे वाला अपने आप, तुम बदलो थोड़ा मैं बदलूं, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे सफर करता जाएगा, बिल्कुल ये चीज है। तो वही चीज ना, आप अपने अंदर आज क्या हो गया, एक शिवानी जी को आप जानते होंगे, शिवानी बहन जो वो है ना ब्रह्मचारी की, वो बहुत, तो सबसे बड़ी उनकी मुझे अच्छी बात लगती है, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ, बहुत सारी, बहुत टाइम पढ़ने में निकालती हूँ। उन्होंने लिखा कि पहले क्या था, मैक्सिमम एडजस्टमेंट लेस आपका रिक्वायरमेंट, आज क्या हो गया, मैक्सिमम आपका रिक्वायरमेंट है ना, और लेस एडजस्टमेंट। आपका एडजस्टमेंट जितना ज्यादा होगा आपकी फैमिली उतनी, कहने मतलब तृष्णा दुखों का मूल है, बस बस आपकी इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी उतने आपको वो परेशान करेंगे। ये है। तो आप मतलब सबके साथ आप हंसते गाते अपने लाइफ को एक आप पहेली मत समझो, कोई कहता है पहेली है, कोई कहता है ये क्वेश्चन है, कोई कहता है वो एग्जाम पेपर है। आपकी लाइफ क्या है, आपकी लाइफ एक बहुत सुंदर खूबसूरत सफर है, आप चल रहे हैं, दूसरा आपके साथ चल रहा है, आपको हो सके तो आप किसी की मदद कर दो, नहीं हो सके तो एटलीस्ट आप उसका बुरा तो मत करो, फिर देखिए आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा चलता जाएगा। तो ठीक है प्रमिला जी, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ जो टिप्स आपने दिए वो बच्चे और माता पिता सारे जो अगर उनसे सीख ले सकें तो हमारा इंटरव्यू सफल होगा। हाँ, एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों के लिए कि ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो आप किसी को देंगे वही आप तक लौट के 100 गुना होकर आएगा। आप, मैं सबसे ये कह रही हूँ, आप लोगों को इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, अच्छाई दीजिए, नेकी दीजिए, वही 100 गुना लौट के आपके पास आएगी। फिर आप हमेशा हमेशा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। ये मेरा एक मानना है, बहुत अच्छी सोच है, अगर सब लोग इसको फॉलो करें जितना हो सके। तो अध्यापक पेरेंट्स के लिए जो भी सारे पेरेंट्स हैं उन सब के लिए मैं यही कहूँगी, आपके बच्चे हैं, आप उनको हमेशा ये सोच के रखिएगा कि वो आपकी अमानत है, उनको आप
इस तरह मत कीजिए कि आप उनसे लापरवाह हो कि आप उनको कल को बिगड़ने के लिए छोड़ दिए। आपकी अमानत है, आप उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कीजिए। बेटों को बेटियों को ये बोलूंगी कि आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको बचपन में राजकुमार और राजकुमारी की तरह पाला है, तो अब आपकी ड्यूटी, अब आप उनको राजा रानी की तरह पालिए। और व्यापारी भाइयों के लिए व्यापारी वाले के कि हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें। जहाँ भी एक दूसरे के साथ हमको लगे कि हाँ इसको जरूरत है, हम उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ। और मिलावटियों के लिए, मिलावट लेके देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है गुनाह है वो यही है कि हम मिलावट करते हैं, किसी की जान से किसी की सेहत से खेल रहे, तो इससे बड़ा और क्या। तो आप अपना पैसा कमाइए लेकिन अच्छे अच्छे काम करिए, कमाइए ना, अच्छे काम से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो ठीक है, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप समाज सेवा ऐसे ही करते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, लोगों को सलाह देते रहें और हो सका काफ़ी तरह के जीवन आप बचा पाएँ। ठीक है, और काफ़ी तरह के जीवन आप आपकी वाटिका में तैयार करें। तो अगर समय मिला तो आगे भी और साथ साथ कर लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।